स्टूडेंट्स, आज हम वैश्वीकरण के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण है ये एक बहुआयामी और खुली प्रक्रिया है। वैसे तो वैश्वीकरण का तात्पर्य आर्थिक गतिविधियों से है, परंतु इसके साथ साथ आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों पर भी इसका आमूलचूल प्रभाव पड़ता है। भारत में वैश्वीकरण एक नवीन प्रक्रिया है जिसका शुरुआत 1991 में उदारीकरण के फलस्वरूप हुई। वैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया है ये आधुनिकीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का परिणाम है। वैश्वीकरण ने संपूर्ण विश्व को आपस में इतना आत्मनिर्भर और इतना नज़दीक बना दिया कि बहुत सारे विद्वान वैश्विक गांव का नाम इसे देने लगे। और इसके लिए कौन कौन से कारण, क्या क्या तत्व, क्या इसके वैश्वीकरण के परिणाम, किसका चीज़ का परिणाम रहा, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। इसकी परिभाषाओं के बारे में आप देखिएगा, जैसे मेक वुहान ने कहा है कि पूरा विश्व आज एक विश्व गांव का रूप लेने लगा है। तात्पर्य क्या है कि इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं, इतने संकुचित हो गई है पूरी दुनिया कि वो आज एक छोटे से गांव की तरह बन गई है। और दूसरा, बेलर स्टेन ने क्या कहा है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। इसका तात्पर्य है कि इसमें पूंजी के निवेश का बहुत अधिक महत्व है। ये पूरी तरह से मुद्रा पर या आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। अब सबसे पहले इस वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग है वो अर्थशास्त्र में किया गया, परंतु इसका समाजशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो एंथनी गिंडेस थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जैसा आप देख पा रहे हैं, द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता के परिणाम, 1990 में। उस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र के संदर्भ में पहली सर्वप्रथम वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया था। वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब है दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ना। तो किन किन तत्वों के कारण ये संभव हुआ, तो इसमें सीधा सा जैसे देख रहे हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो तत्व है वो यातायात के साधन और संचार के साधन। अब दूसरे देशों के साथ हम संपर्क कैसे कर सकते हैं? नंबर एक तो यातायात के साधन अपने पास होंगे, फिर दूसरे देशों के साथ आवागमन के साधन होंगे, वस्तुएं वहाँ पर ले जानी या खुद वहाँ पर जाना आना, इन चीज़ों के साधन विकसित हुए। और दूसरा, संचार के साधन। संचार के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निभाई कंप्यूटर ने, मोबाइल फ़ोन ने, इंटरनेट ने। ये साधन उन्नत होते गए और वैश्वीकरण का प्रभाव है वो बढ़ता गया। अब वैश्वीकरण किन चीज़ों का परिणाम रहा? वैश्वीकरण में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उदारीकरण का। जैसे भारत में 1991 की हम बात कर रहे हैं, उदारीकरण का मतलब हुआ व्यापारिक नियमों में ढील देना, विदेशी कंपनियों को छूट देना ताकि वो यहाँ आकर व्यापार कर सके, और अपने देश की कंपनियां वो भी बाहर जा सके व्यापार के लिए, अपने फैक्ट्रियां, उद्योग स्थापित करने के लिए। आधुनिकीकरण और निजीकरण का मतलब ये हुआ, पहले जो सरकारी उपक्रम थे उन उपक्रमों को जो सरकारें थी उन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया ताकि दूसरी कंपनियां उसमें निवेश कर सके और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। यह भी एक परिणाम रहा वैश्वीकरण का। आधुनिकीकरण का मतलब भौतिकवादी दुनिया बनी जिसमें मुद्रा का प्रचलन अधिक हुआ, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण बढ़ा, और परिणाम स्वरूप एक दूसरे देशों से इन वस्तुओं की मांग के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ी। अब वैश्वीकरण को किन तत्वों ने प्रेरित किया, वो कौन से तत्व थे जिनके कारण वैश्वीकरण पनपा? पहला है बाजार की खोज। जैसे सबसे पहले हम चाल भाषा में भी कहते हैं कि उस चीज़ की तो मार्केट नहीं है। जब कोई कंपनी अपना निवेश स्थापित करती है तो सबसे पहले वो बाजार की खोज करती है, वहाँ पर मांग कितनी है, उन वस्तुओं की मांग कितनी है, कितनी वस्तुएं वहाँ पर खपाई जा सकती है, उपभोक्ता कितने हैं। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जाती है और वहाँ पर एक बाजार की खोज करने की कोशिश की गई। बहुराष्ट्रीय निवेश, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बहु ज़्यादा, राष्ट्रीय राष्ट्र निवेश। जो एक कंपनी एक से अधिक देशों में निवेश करने लगी तो उन सभी देशों के साथ उसका संपर्क हो गया उस कंपनी का, और उस देश, जिस देश की कंपनी उस देश का भी डायरेक्ट संपर्क हो गया दूसरे देशों के साथ। तो बहुराष्ट्रीय निवेश है, इन्होंने भी प्रेरित किया वैश्वीकरण को। उन्नत यातायात और संचार के साधन, जैसे हम पहले ऊपर बता ही चुके, ये तो आधारशिला रही वैश्वीकरण की। अब वैश्वीकरण, अब हम सबसे मुख्य बात ये आती है किन चीज़ों का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण से एक देश से दूसरे देशों के साथ जो आदान प्रदान होता है वो केवल मुद्रा का तो नहीं होता, इसमें किन किन चीज़ों का होता है वो देखो। जैसे हम लिखा हुआ है पहले पूंजी का, पूंजी निवेश करती है। अब जैसे बहुराष्ट्रीय निगम है या कोई अन्य निगम है, वो एक देश से दूसरे देश में पूंजी
लगाती है, और वो किस लिए? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए और कंपनी के प्रचार-प्रसार के लिए। श्रम, जैसे हम देखते हैं कि अपने देश के बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? श्रम का आदान-प्रदान हो गया, कुशलता का आदान-प्रदान हो गया। एक देश से दूसरे देश में आदान-प्रदान श्रमिकों का या श्रम का या मनुष्य का। वस्तुएँ, जैसे बहुत सारी जैसे ओप्पो है और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, गाड़ियों में टोयोटा हो गई, इस तरह की गाड़ियां हैं, वो अपनी वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करें। मोबाइल्स कंपनियां हैं, पेय पदार्थ है, जैसे अपन नेस्ले का उदाहरण देते हैं जो डिब्बाबंद खाना देती है, तो ये विदेशी कंपनियां हैं। ये सब क्या करते हैं? वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करते हैं। और इसमें वैश्वीकरण में वो आदान प्रदान होता है विचारों का, जैसे कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, एक क्रांति आई पूरी दुनिया के अंदर। वो वैचारिक आदान प्रदान किसके कारण संभव हुआ? यातायात और संचार के साधनों के कारण। आज कोई भी एक व्यक्ति विचार देता है अपने किसी विषय से संबंधित, या कोई नई खोज करता है, तो वो दूसरे देशों में तुरंत पहुंच जाती है। वो किसके कारण? संचार के साधनों के कारण। ज्ञान एवं आविष्कार, इससे क्या विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर नए नए आविष्कार या खोजें हुई। उन आविष्कार या खोजों का केवल उस देश ने लाभ नहीं उठाया जो जिस देश में हुए, बल्कि वो दूसरे देशों तक भी फैली। वो फार्मूला दूसरे देशों को भी दिया गया। जैसे अभी भारत हाल ही में मेडिसिन सप्लाई कर रहा है दूसरे देशों में कोरोना से निपटने के लिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है, नवीन टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी है, जो एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित हो रही है। संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे देश की हम बात करें तो पश्चिम संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, दूसरे देशों पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। जैसे हमने अभी देखा था कि अमेरिका के अंदर संसद में वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ पर शांति पाठ किया गया था। तो इन चीज वैश्वीकरण में पूंजी, श्रम, वस्तुएं, विचार, ज्ञान, आविष्कार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि तत्वों का वहाँ पर आदान प्रदान किया जाता है। और ये सब देखिए आप, प्रत्येक जो ये हमने पढ़ा है अभी, इनमें से जो भी आदान प्रदान, माध्यम क्या होगा? वो जो माध्यम है वही इसको संभव बनाने वाले तत्व है। माध्यम क्या होगा? ये श्रमिक एक जगह से श्रम दूसरी जगह पर जा रही है, वस्तुएं जा रही है, तो किसकी वजह से? यातायात के साधनों की वजह से। और विचार है, या फिर पूंजी है, या फिर विज्ञान, कोई टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, किसके माध्यम से ट्रांसफर हो रही है? संचार के साधनों के माध्यम से हो रही है ये। तो ये वैश्वीकरण का थोड़ा सा अर्थ था, प्रेरक तत्व। तो ये काफ़ी काम आएगा आपके पीजी क्लासों में भी, यूजी क्लासों में भी, और सिविल सर्विसेज के अंदर आप जाओगे तो। अभी अब हम करते हैं इसकी विशेषताएं। जो विशेषिक वैश्वीकरण है, इसकी विशेषताएं क्या है? यातायात और संचार के साधनों की बहुतायता, क्योंकि वैश्वीकरण संभव हुआ यातायात और संचार के साधनों के कारण ही। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में यातायात और उन्नत यातायात और संचार के साधनों की एक बाढ़ सी आ गई, बहुत ज़्यादा में ये बढ़े। जैसे बुलेट ट्रेन चल रही है, और जितने भी तीव्रगामी के यातायात के साधन, बहुत द्रुत गति से चलने वाले यातायात के साधन, चाहे वो हवाई हो, चाहे समुद्री मार्ग से हो, चाहे सड़क परिवहन से हो, उनमें बहुत तीव्र गति से ये बढ़े हैं। संचार के साधनों में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हुए, और फास्ट नेटवर्क सिस्टम आया। तो ये सब वैश्वीकरण के प्रभाव रहे। ये विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। बहुआयामी प्रक्रिया, ये वैश्वीकरण है, ये केवल एक पक्षीय नहीं है, इसका संबंध केवल आर्थिक पक्ष से नहीं है। इसके साथ साथ ही इसका संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी पक्षों से है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ऐसी कंपनियां जिन्होंने एक से अधिक देशों में अपने जो निगम है उनकी स्थापना की, तो बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना हुई वैश्वीकरण के अंतर्गत। एनजीओ की भूमिका, एनजीओ जो गैर सरकारी संगठन है, उन्होंने जन कल्याण के लिए, या फिर अपंग, अपाहिज, दिव्यांग जो लोग हैं उनके, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए एक देश से दूसरे देशों में जाकर काम करना शुरू किया। तो इससे ये वैश्वीकरण के अंतर्गत ही हुआ। जागरूकता और गतिशीलता, इसमें लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी। जागरूकता बढ़ने का मतलब उन्हें अपनी कौशलता के अनुसार काम करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, अधिक आमदनी के लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए। तो इससे गतिशीलता भी बढ़ी। तो जो
वैश्वीकरण है, इसमें जागरूकता और गतिशीलता भी होती है। सार्वभौमिकता यह एक ऐसी प्रक्रिया जो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है, चाहे वो विकसित हो, चाहे अलग विकसित हो, चाहे विकासशील देश हो। वैश्वीकरण का सभी लोग वहाँ पर ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया, आज कोई देश ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम आत्मनिर्भर है, दूसरों को न कुछ लेंगे न उनको कुछ देंगे। पूंजी निवेश में वृद्धि, वैश्वीकरण का तो सीधा सा संबंध ही पूंजी से है, पूंजीवाद का ये परिणाम है। तो इसमें अधिक से अधिक पूंजी निवेश किया जाता है। लाभ कमाने के लिए एक देश की कंपनियां हैं वो बहुत सारे देशों में पूंजी निवेश करती है। ज्ञान का विस्तार, जो भी कोई नई खोजें हुई उसको वो केवल उस देश तक सीमित नहीं रहेगी, चाहे नई आविष्कार हो, चाहे वो विज्ञान केंद्र हो या टेक्नोलॉजी केंद्र हो, वो दूसरे देशों तक भी जाएगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कृषि क्षेत्र में हो, विज्ञान क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो इससे ज्ञान का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ। आदान प्रदान व्यवस्था, ये वैश्वीकरण है, ये एक आदान प्रदान की व्यवस्था है। आदान प्रदान का मतलब लेन देन की प्रक्रिया है। इसमें सभी देश है वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है। ये वस्तुएं जो हमने इसके जो तत्व थे, किन किन चीज़ों का इसमें आदान प्रदान किया जाता है, जैसे श्रमिक हो गया, पूंजी होगी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी होगी, इन चीज़ों की एक लेन देन की एक प्रक्रिया है। परस्पर निर्भरता, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है, सभी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बिना एक दूसरे देश के कारण उनका मतलब अस्तित्व नहीं है, या वो अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कितना ही विकसित देश हो, चाहे अलग विकसित देश हो। ये थी इसकी विशेषताएं। अब इस वैश्वीकरण के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर आप देखिएगा, इसके प्रभाव क्या पड़े वैश्वीकरण के। उद्योग धंधों का विकास, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां लगी। बहुराष्ट्रीय जो निगम थे उन्होंने अनेक देशों में बहुत सारे उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां स्थापित की, पूंजी निवेश किया, जिससे उद्योग धंधों का निरंतर विकास होता रहा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अब देश के अंदर जितने ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे उतने देश के लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा, और रोजगार अधिक मिलेगा तो उन लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। गरीबी में कभी, अब उद्योग धंधों की स्थापना हुई जिससे लोगों को रोजगार मिला, और रोजगार मिलने से लोग को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। जब आय में वृद्धि होगी तो गरीबी में अनुपातिक रूप से कमी आएगी, पहले के मामले में काफ़ी गरीबी के मामले में कमी आई। जो कुशल श्रमिक थे उनको समय पर रोजगार मिला। जीवन स्तर में सुधार, आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगों के पास पैसे होने के कारण लोग का जो शैक्षिक स्तर है वो सुधरा, और इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ, क्योंकि अब आय के साधन और इनकम होने के कारण लोग है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, और भौतिक सुख सुविधाएं जैसे टीवी, एलईडी, फ्रिज आदि, जो स्मार्टफोन्स, जो आवश्यक या भौतिक उपभोग की चीज़ें हैं वो लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। और इसके साथ साथ पहले जैसे कच्चे मकानों में, झोंपड़ियों में रहते थे, उनके रहन सहन में भी परिवर्तन है। आज लोग बड़े बड़े कोठी बंगले बनाकर रहने लगे हैं। और वैश्वीकरण के कारण यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हुई। यातायात, उन्नत यातायात के साधन है, जैसे हमने पहले जिक्र किया था, बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट इंडिया के अंदर शुरू है, दूसरे देशों में है। इस तरह के जैसे हवाई मार्ग हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो, सभी के अंदर अत्याधुनिक यातायात के साधन जो बहुत तेजी से और अधिक माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके, इनका विकास हुआ। और इसके साथ साथ संचार के साधनों में, जो पहले डाक के माध्यम से वस्तुएं पहुंचती थी, आज वो चीज़ें सेकंडों में एक साथ बहुत जगह पर पहुंच जाती है। तो संचार के साधनों में बहुत तीव्र वृद्धि हुई। शिक्षा में गुणात्मक एवं तकनीकी सुधार, पहले जो गुरुकुल वाली शिक्षा थी वो आज स्मार्टफोन शिक्षा पर आ पहुंची है, जैसे लॉकडाउन के अंदर अब आप देख ही रहे हैं। और इससे पहले शिक्षा के अंदर टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक प्रभाव हुआ, और जैसे स्मार्ट क्लासेस शुरू हुई। और इसके साथ साथ विदेशों के अंदर जो विभिन्न विकसित देशों के अंदर जो शिक्षा के लिए तकनीकी अपनाई जाती है, वो अलग विकसित या विकासशील देशों ने भी वो तकनीकी अपनाई है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, पहले महिलाएं घर में चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी, वैश्वीकरण के कारण उद्योग धंधों में वो शिक्षा उनकी सुधरी, जिससे उद्योग धंधों में काम करने लगी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई। आज देखिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, जैसे मनु भाकर है या सानिया मिर्जा है या एमसी मैरी कॉम हो, चाहे वो आईपीएस, प्रथम आईपीएस किरण बेदी हो, तो महिलाओं की स्थिति सुधरी है, और अबला से वो अब सबला के रूप में उभर कर सामने आए हैं।
कृषि उत्पादन में सुधार। वैश्वीकरण का कृषि उत्पादन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। पहले जो प्रति एकड़ उत्पादन होता था, आज से उसे 3 या 4 गुना प्रति एकड़ उत्पादन हो रहा है। उसके जो रेट है उसमें भी सुधार हुआ है, क्योंकि अब उन्नत खाद, उन्नत बीज, उन्नत सिंचाई के तरीके वो है वैश्वीकरण के फलस्वरूप आए, क्योंकि जैसे टपका विधि है या फिर वो फुहारा सिस्टम है, इजरायली खेती जो हम अपना रहे हैं, तो वो विदेशी वैश्वीकरण के कारण है। एक देश दूसरे देश का दौरा करता है, वहाँ पर अच्छी चीज़ें सीखता है, फिर वो अन्य देशों में चीज़ें ट्रैवल कर जाती है। तो कृषि क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। भारत एक रूढ़िवादी देश माना जाता रहा। यहाँ पर जातीय बंधन, वैवाहिक बंधन या फिर धार्मिक रूढ़िवादिता परंपराओं काफ़ी हावी रही है। परंतु वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। जैसे संयुक्त परिवार थे, टूटकर एकल परिवार हो गए। वैवाहिक संस्थाओं में जो जाति में ही शादी करने का प्रचलन था, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। पहले छोटी उम्र में बाल विवाह या कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, लेकिन आजकल विलंब विवाह होने लगे, प्रेम विवाह होने लगे और समाज इनको स्वीकृति भी देने लगा। इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप भी चलने लगे। तो वैवाहिक संस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया। जाति व्यवस्था में भी काफ़ी परिवर्तन आया, क्योंकि पहले काम का चयन है वो जाति के व्यवसाय के आधार पर ही होता था, और जाति के आधार पर ही व्यवसाय का चयन होता था। जिस व्यवसाय के जाति के अंदर जन्म लिया है, जो उसके वंशज काम करते आ रहे हैं, चाहे उसमें कितनी योग्यता हो, उसे वही काम करना पड़ता था। लेकिन अब उसमें बहुत चेंजेस आए। अब जाति का महत्व नहीं रहा, अब योग्यता का महत्व हुआ। अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। जन्म का महत्व अब इतना नहीं रहा, अब महत्व मतलब प्रदत्त परिस्थिति की जगह अर्जित परिस्थिति का महत्व हुआ। नातेदारी में भी काफ़ी परिवर्तन आए। जैसे पहले वो परिहार व्यवस्था थी, जिसमें घूंघट प्रथा थी, इन चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। रीति रिवाज, परंपराएं, उनमें भी बहुत समकालीन परिवर्तन आए हैं। धर्मनिरपेक्षता, अगला पॉइंट अपना धर्मनिरपेक्षता है। वैश्वीकरण के कारण धर्मनिरपेक्षता की भावना पनपी है, क्योंकि पहले अंधविश्वास किया जाता था, तर्क या वैज्ञानिकता की कोई जगह नहीं थी। वैश्वीकरण के कारण लोगों में जन जागृति बढ़ी, ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। परिणाम स्वरूप लोग तर्क के आधार पर प्रत्येक फील्ड में सोचने लगे, जिससे क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता पनपी। वर्गों के स्वरूप में परिवर्तन। पहले समाज के अंदर 3 ही प्रकार के वर्ग माने जाते थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। परंतु अब इसकी जगह पर क्या हुआ, वर्गों के अंदर वर्ग बन गए। जैसे श्रमिक वर्ग हो गया, छात्र वर्ग हो गया और शिक्षक वर्ग हो गया, वकीलों का अलग वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया। इस तरह से वर्ग के अंदर बहुत सारे उपवर्ग भी बन गए। दुर्घटनाओं में वृद्धि। वैश्वीकरण का एक ये बुरा प्रभाव पड़ा कि अब औद्योगिक दुर्घटनाएं या सड़क दुर्घटनाएं या हवाई दुर्घटनाएं या समुद्र के अंदर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी है। प्रदूषण, अब अधिक यातायात के और संचार के साधन होने के कारण प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ा। वो प्रदूषण चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो जलीय प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, मतलब हर तरह के प्रदूषण में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और वातावरण में जो अनुकूल वातावरण है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। महामारियों का फैलाव। वैश्वीकरण का एक दुष्प्रभाव भी रहता है ये कि इसमें महामारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती है। जैसे कोरोना वायरस का अभी लेटेस्ट मुद्दा हम लेते हैं, तो ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। यदि वैश्वीकरण प्रक्रिया न होती तो ये कोरोना जो वायरस है ये केवल एक देश विशेष तक सीमित रहता, जहाँ से इसका उद्गम हुआ था। निजीकरण, वैश्वीकरण ने निजीकरण को बढ़ावा दिया, या यूँ कहें कि निजीकरण के कारण ही वैश्वीकरण पनपा। क्योंकि यदि सरकारी उपक्रम रहेंगे तो विदेशी कंपनियां वहाँ पर निवेश नहीं कर सकेगी। तो गवर्नमेंट ने या विकसित देश है, उन्होंने अपने जो सरकारी उपक्रम थे उनको निजीकरण किया गया, उनको निजी हाथों में सौंपा गया, इसलिए वहाँ पर विदेशी निवेश है वो बढ़ा। नगरीकरण को बढ़ावा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप नगरीकरण में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। क्यों? क्योंकि जहाँ पर उद्योग धंधे और फैक्ट्रियाँ लगी, वहाँ पर अधिक लोग रोजगार के उपलब्ध अवसर उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती गई और इस तरह से धीरे धीरे नगरों का बढ़ना जारी रहा। तो वैश्वीकरण है ये एक खुली बहुपक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें न केवल आर्थिक प्रभाव पड़ता है बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सभी पक्ष इससे प्रभावित होते हैं। बाकी इसके चुनौतियाँ रहेगी या पक्ष विपक्ष में तर्क है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।